नमस्कार। आज से हमारे पाठ्यक्रम का 5वां सप्ताह आरंभ हो रहा है और इस सप्ताह जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह रस निष्पत्ति है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में 4 काव्यशास्त्रियों की चर्चा होती है, उन पर हम अलग अलग विचार करेंगे। पर आज के इस व्याख्यान में हम पहले तो रस निष्पत्ति का अभिप्राय समझेंगे और फिर रस निष्पत्ति के संदर्भ में आचार्य भट्ट लोल्लट की मान्यताओं से परिचित होंगे। रस निष्पत्ति भारतीय काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। वास्तव में रस का विवेचन रस की निष्पत्ति से ही आरंभ होता है, क्योंकि भरत मुनि ने रस के स्वरूप का विचार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने रस के निष्पत्ति की ही व्याख्या की है। उनका यह सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, यह रस सूत्र कहलाता है। और इस रस सूत्र के माध्यम से उन्होंने इतना ही कहा कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब भरत मुनि का यह कहना अस्पष्ट है। कारण यह है कि उनके इस रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों के अलग अलग अर्थ किए गए हैं। स्वयं भरत मुनि ने साफ शब्दों में इनके बारे में भरत मुनि का अपना क्या अभिप्राय था यह नहीं बताया है। तो इस अस्पष्टता के कारण उनके इस रस सूत्र में आए हुए संयोग शब्द और निष्पत्ति शब्द की अलग अलग आचार्यों ने व्याख्या की है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों के अर्थ चूंकि अस्पष्ट हैं, इसलिए इन्हीं 2 शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ को लेकर परवर्ती आचार्यों ने कई तरह की निष्पत्तियां की हैं और इस पूरे विमर्श को रस निष्पत्ति के अंतर्गत रखा गया है। यह कहा गया कि नाटक या काव्य से संबद्ध 3 व्यक्ति हैं जिन्हें रसास्वाद होता है। ये 3 व्यक्ति कौन हैं? तो बताया आचार्यों ने कि पहला व्यक्ति तो मूल है, ऐतिहासिक चरित्र है। वह ऐतिहासिक पात्र अनुकार्य कहलाता है। और ऐसे पात्र जो मूल रूप से ऐतिहासिक नहीं हैं, पर जिनके बारे में नाटक या काव्य में चर्चा हुई है, जिनको आधार बनाकर नाटक या काव्य की रचना हुई है, कविता के जो विषय हैं, ऐसे चरित्र मूल पात्र कहलाते हैं, अनुकर्ता कहलाते हैं, क्योंकि वे ऐतिहासिक चरित्रों का अनुकरण किया करते हैं। अवस्था अनुकृति ही नाट्यम, अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य है। इस अर्थ में जो मूल व्यक्ति रहा है, जो मूल चरित्र रहा है, जो ऐतिहासिक चरित्र रहा है, उससे एक भिन्न और चरित्र निर्मित होता है रचना की दुनिया में। और रचना की दुनिया में नाटक में कोई अभिनेता उसी मूल ऐतिहासिक चरित्र के आधार पर अपने अभिनय को आकार देता है। तो पहली स्थिति तो ऐतिहासिक चरित्र की है, जिसे अनुकार्य कहा गया, और दूसरी स्थिति नाटक या काव्य में आए हुए चरित्र की है, जिसे अनुकर्ता कहा जाता है। क्योंकि वह अनुकरण करता है, अनुकरण करने वाला है, इस आधार पर उसे अनुकर्ता कहा गया। पर एक तीसरा व्यक्ति भी है जो रसास्वादन करता है। वह न तो ऐतिहासिक चरित्र है और न ही नाटक में अभिनय करने वाला अभिनेता अनुकर्ता है। वह सामाजिक है, वह दर्शक है, वह कविता पढ़ने वाला पाठक है। यह तीसरा जो सामाजिक या सहृदय है, इसे भी आनंद मिलता है,
यदि आनंद न मिले तो वह नाटक क्यों देखेगा? यदि आनंद न मिले तो वह व्यक्ति कविता क्यों पढ़ेगा? तो नाटक देखने या काव्य पढ़ने से उस तीसरे व्यक्ति को भी उसी तरह की आनंदोपलब्धि होती है जिस तरह की आनंदोपलब्धि कभी ऐतिहासिक चरित्र ने किया था और जिसका अनुकरण अनुकर्ता ने किया है। इस तरह से नाटक या काव्य के संदर्भ में तीन व्यक्ति हुए जिन्हें रसास्वाद होता है। उन्हें अनुकार्य, अनुकर्ता और सामाजिक या सहृदय कहा गया है। अब ये जो तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों व्यक्तियों को ही आधार बनाकर रसास्वादन की समस्या का समाधान उपस्थित किया है अलग अलग आचार्यों ने। तो मूल रूप से जो रस निष्पत्ति विषयक चर्चा है वह यह है कि भरत के रस सूत्र में संयोग शब्द और निष्पत्ति शब्द का क्या अभिप्राय है, किसके निकट यह अर्थ पहुंचता है, उसका निकटतम स्वरूप कैसा हो सकता है, इसका विमर्श हुआ है रस निष्पत्ति में। और दूसरे, रस की स्थिति कहाँ मानी जाए, अनुकारी में मानी जाए, अनुकर्ता में मानी जाए या सामाजिक सहृदय में मानी जाए, यह दूसरा प्रश्न है जिसका समाधान ढूंढने की चेष्टा में ही रस निष्पत्ति का विमर्श उपस्थित हुआ है। रस निष्पत्ति संबंधी जो भरत का रस सूत्र है उसकी व्याख्या करते हुए भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त ने अपने अपने समय में रस विषयक चार भिन्न मतों का प्रवर्तन किया है। इन्हें उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद और अभिव्यक्तिवाद कहा गया है। इन आचार्यों में से केवल अभिनव गुप्त का ही ग्रंथ अभिनव भारती उपलब्ध हो सका है और अन्य आचार्यों की रचनाएं अप्राप्य हैं, वे अभी तक मिली नहीं हैं। ध्वन्यालोक लोचन और बाद में मम्मट के काव्य प्रकाश में अभिनव गुप्त से पहले के तीनों आचार्यों के विचार संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उन उद्धरणों से ही जो या तो अभिनव गुप्त के ध्वन्यालोक लोचन में हैं या मम्मट के काव्य प्रकाश में हैं, उनसे ही हमें मालूम होता है कि रस निष्पत्ति विषयक अभिनव गुप्त से पहले के आचार्यों की धारणा क्या रही है। कहा जाता है कि लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक, जिनके ग्रंथ हृदय दर्पण की चर्चा तो मिलती है पर वह उपलब्ध नहीं है, इन तीनों आचार्यों ने नाट्य शास्त्र की टीकाएं लिखी थी, पर चूंकि वे टीकाएं उपलब्ध नहीं हैं इसलिए प्रामाणिक तौर पर उनके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। पर यह कहा गया है बाद के आचार्यों के यहाँ कि इन सभी आचार्यों ने अपनी रस विषयक अवधारणाओं को नाट्य शास्त्र की अपनी अपनी टीकाओं में ही प्रस्तुत किया था। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन में इनके विचारों को पूर्व पक्ष के रूप में उद्धृत कर इनका खंडन किया। और यह चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में एक शैली जो सर्वमान्य रही है वह खंडन मंडन शैली है। आपको यदि कोई नई धारणा उपस्थित करनी है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि पूर्व पक्ष अपने समय तक की एतद विषयक चली आती हुई धारणा का पहले आप खंडन करें और खंडन करने के पश्चात उसकी जगह कौन सी नई धारणा आप वहाँ उपस्थित करना चाहते हैं उसे उपस्थित करें। इसे ही खंडन मंडन पद्धति कहा गया है। अभिनव गुप्त ने भी अपने टीकाओं में
पहले तो इन तीनों आचार्यों की धारणा का खंडन किया है और फिर अपनी मान्यता प्रस्तुत की है। भट्ट लोल्लट पहले नाम हैं जो रस निष्पत्ति के संदर्भ में हमारे सामने आते हैं और रस निष्पत्ति विषयक उनकी धारणा को उत्पत्तिवाद कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि इन आचार्यों की विचार सरणी का वास्तविक रूप उपस्थित न करके परवर्ती आचार्यों ने अपनी धारणा के अनुरूप ढाल कर प्रस्तुत किया है। उनका संदर्भ अभिनवगुप्त की तरफ है कि अभिनवगुप्त चूंकि अपनी मान्यता प्रस्तावित करना चाहते थे, इसलिए पूर्व पक्ष के आचार्यों को उन्होंने उसी रूप में ढालकर प्रस्तुत किया जिस तरह से उनकी अपनी मान्यता निःशंक रूप में स्वीकृत हो सके। यह एक समस्या तो है, पर जब तक उन आचार्यों के ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक इस समस्या का कोई हल भी हमारे पास नहीं है। ऐसा कहने का संदर्भ यह है कि भट्ट लोल्लट के जिन उद्धरणों की चर्चा काव्य प्रकाश में और अभिनव भारती में मिलती है, वे दोनों भिन्न हैं। काव्य प्रकाश में जहाँ भट्ट लोल्लट का संदर्भ आता है वहाँ उनके भिन्न संदर्भ आते हैं और अभिनव भारती में जहाँ भट्ट लोल्लट का प्रसंग आया है वहाँ उसका भिन्न संदर्भ उपस्थित होता है। इस भिन्नता को देखकर ही यह कहा गया कि हो सकता है परवर्ती आचार्यों ने अपनी धारणा की पुष्टि के लिए इन आचार्यों पूर्ववर्ती आचार्यों की धारणा का अपने ढंग से प्रयोग किया है। भट्ट लोल्लट की रस निष्पत्ति विषयक धारणा का नाम उत्पत्तिवाद है और लोल्लट मानते हैं कि रस मूल रूप से अनुकार्य में उपस्थित होता है, यानी जो ऐतिहासिक चरित्र है, जो मूल चरित्र है, वहीं रस की उपस्थिति होती है। भट्ट लोल्लट भारतीय दर्शन के विभिन्न अंगों में से मीमांसा को मानते थे, मीमांसक थे, और उस मीमांसा दर्शन की मान्यताओं के आधार पर ही उन्होंने रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। संयोग शब्द का अर्थ भट्ट लोल्लट के यहाँ स्थायी भाव और विभावों में परस्पर संबंध है। स्थायी भाव और विभाव आदि का संबंध ही संयोग है और निष्पत्ति का अर्थ उनके यहाँ उत्पत्ति है। चूंकि निष्पत्ति का अर्थ भट्ट लोल्लट उत्पत्ति करते हैं, इसी कारण से इनकी मान्यता का नाम उत्पत्तिवाद भी है। भट्ट लोल्लट के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सम्यक योग से रस की उत्पत्ति होती है। ये सब मिलकर रस उत्पन्न करते हैं, परंतु एक अंतर किया उन्होंने, यह बताया कि रस के ये जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं, ये तीनों एक समान कारण नहीं होते। इन तीनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। उन्होंने बताया कि विभाव के द्वारा रस उत्पन्न किया जाता है। विभावों से चूंकि रस उत्पन्न होता है, इसलिए रस होता है उत्पाद्य। और विभाव हम लोगों ने जाना है कि दो तरह के विभाव हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये दोनों होते हैं उत्पादक। इन विभावों के कारण ही रस उत्पन्न होता है। इसलिए विभावों का स्थायी भाव के साथ भट्ट लोल्लट ने जो संबंध बताया है वह उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। विभाव उत्पादक हैं और स्थायी भाव से जो रस की उत्पत्ति होती है वह उत्पाद्य है। इसी तरह से लोल्लट ने बताया कि अनुभावों के द्वारा रस प्रतीति के योग्य होता है, अर्थात अनुभवों को देखकर हम जान पाते हैं
कि अमुक व्यक्ति के मन में, अमुक व्यक्ति के हृदय में रस उत्पन्न हुआ है। इसलिए अनुभावों के साथ स्थायी भाव के संबंध को भट्टलोल्लट ने गम्य गमक संबंध कहा है। स्थायी भाव चूंकि हमें वहां पहुंचाते हैं, उन्हीं के होने से, जो अनुभाव हैं उनके होने से ही रस प्रतीति योग्य बनती है, रस प्रतीति के योग्य होता है। इसलिए स्थायी भावों के साथ अनुभावों का जो संबंध है वह संबंध गम्य गमक संबंध हुआ। और फिर भट्टलोल्लट ने यह बताया कि संचारी भाव के द्वारा रस की पुष्टि होती है, रस पुष्ट होता है। इसलिए संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच का संबंध न तो उत्पाद्य उत्पादक संबंध है, न ही गम्य गमक संबंध है, बल्कि संचारी भाव और स्थायी भावों के बीच के संबंध को भट्टलोल्लट ने पोष्य पोषक संबंध कहा है। इस तरह से भट्टलोल्लट विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की अलग अलग भूमिका रस निष्पत्ति में स्वीकार करते हैं। विभाव वही काम नहीं करते जो अनुभाव करते हैं, और अनुभाव वही नहीं करते जो संचारी भाव किया करते हैं। रस निष्पत्ति में स्थायी भावों के साथ इन तीनों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। इस तरह से भट्टलोल्लट की रस सूत्र की व्याख्या यह होगी कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव रस के प्रति तीन प्रकार से उत्पादन की योग्यता रखते हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव तीन तरह से रस के प्रति उत्पादन की योग्यता रखते हैं, और इन तीनों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। चूंकि यहाँ उन्होंने उत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है, इसी कारण से लोल्लट की निष्पत्ति को उत्पत्तिवाद कहते हैं। लोल्लट के अनुसार मूल रूप से अनुकार्य में ही रस रहता है। जो ऐतिहासिक या कल्पित पात्र है जिसकी हमने कल्पना की है, या मूल रूप से जो ऐतिहासिक चरित्र है, रस तो वही होता है, पर प्रमाता को भी वह अनुभव होता है जब वह नाटक देखता है। तो लोल्लट ने इस समस्या का समाधान यह बताकर किया कि मूल रूप से अनुकार्य में उपस्थित रस प्रमाता को नट में भी प्रतीयमान होने लगता है। जो अभिनेता, जो नट है, जो रंगमंच पर उस ऐतिहासिक चरित्र का अभिनय कर रहा है, प्रमाता यानी दर्शक उस अभिनेता को देख रहा है। वह असल ऐतिहासिक चरित्र को नहीं देख रहा, पर उसको देखकर वही रस प्रतीयमान होता है उसे, जो रस मूल ऐतिहासिक चरित्र में है। यह कैसे होता है? लोल्लट ने फिर यह बताया कि अनुकर्ता के कौशलपूर्ण अभिनय के कारण प्रेक्षक, देखने वाला, उस पर अनुकार्य का आरोप करता है। अनुकर्ता को ही प्रेक्षक अनुकार्य समझ लेता है। उसका अभिनय इतना कौशलपूर्ण है, वह अपने अभिनय में इतना तल्लीन है, इतना डूब चुका है, इतना कुशल है कि देखने वाला उसे ही ऐतिहासिक चरित्र समझ लेता है। यदि आप मंच पर राम का अभिनय करने वाले अभिनेता को देख रहे हैं, तो लोल्लट यह कहते हैं कि मूल रस तो राम में था, अभिनेता में नहीं। पर प्रमाता यानी दर्शक को भी चूंकि इतना उत्कृष्ट अभिनय संभव हो पा रहा है नट के कौशल के कारण, इसलिए अभिनय की उत्कृष्टता के कारण प्रमाता उस अभिनेता में, उस अनुकर्ता में रस की प्रतीति करने लगता है। अनुकर्ता के कौशलपूर्ण अभिनय के कारण प्रेक्षक उस पर अनुकार्य का आरोप करता है।
चूंकि अब यहाँ आरोप शब्द का प्रयोग किया लोल्लट ने, इस कारण से लोल्लट की इस मान्यता को आरोपवाद भी कहा जाता है। लोल्लट की मान्यता के इस तरह से दो नाम हुए, उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। लोल्लट की मान्यता के पीछे उनकी दार्शनिक धारणाएं थीं। क्योंकि वह मीमांसा दर्शन को मानते थे और यह परंपरागत रूप से स्वीकार्य है कि वो मीमांसक थे, तो मीमांसा दर्शन में जगत की आध्यासिक प्रतीति मानी गई है। जैसे रज्जु में सर्प की आध्यासिक प्रतीति या आरोपित प्रतीति के समय सर्प के विद्यमान नहीं रहने पर भी सर्प की ही प्रतीति होती है। अंधेरे में हम रज्जू देखें, रस्सी को देखें तो वह सर्प नहीं है, पर हमें ऐसा बोध होता है, हम यह मान लेते हैं अपने मन में भय आदि के कारण कि यह सर्प ही है। असल सर्प नहीं है, वह रज्जू है, पर उसकी उपस्थिति हमें सर्पवत लगने लगती है। यह हुई मीमांसा दर्शन के आधार पर यह माना गया कि यह जगत जो हमारे चारों ओर है यह वास्तविक नहीं है, यह आध्यासिक प्रतीति है, माया है, यह सत्य नहीं है, पर हम इसे सत्य मानते हैं। उसी तरह जैसे रज्जू सर्प नहीं है पर हम उसे सर्प मान लेते हैं। अब इस दार्शनिक पीठिका पर लोल्लट जब भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो वह कहते हैं कि अनुकर्ता मूल ऐतिहासिक चरित्र अथवा अनुकार्य नहीं है, पर अपने अभिनय में वह इतना कुशल है कि देखने वाले को वही असली ऐतिहासिक चरित्र की तरह प्रतीत होने लगता है। और तब अनुकर्ता जिस रस का अनुभव करता है वह रस चूंकि ऐतिहासिक चरित्र में है फिर भी प्रमाता को प्रतीत होने लगता है। अनुकार्य के मूल ऐतिहासिक चरित्र के विद्यमान न रहने पर भी अनुकार्य में उसकी प्रतीति से रस की उत्पत्ति होने लगती है। रस यहाँ उत्पन्न हो रहा है उसी तरह से जैसे रस्सी को सर्प हमने समझ लिया तो भय की उत्पत्ति हुई, अनुकर्ता को हमने ऐतिहासिक चरित्र या अनुकार्य समझ लिया और रस की उत्पत्ति हुई। तो यह रस की उत्पत्ति संबंधी लोल्लट की धारणा है। यह कहा है काव्य प्रकाश के चौथे उल्लास में मम्मट ने उनका उद्धरण दिया है, जिसमें यह बताया कि लोल्लट असल में यह कहना चाहते हैं कि विभाव अर्थात ललना आदि आलंबन और उद्यान आदि उद्दीपन कारणों द्वारा जो रति आदि भाव उत्पन्न होता है, अनुभाव अर्थात कटाक्ष, भुजा फड़कना आदि कार्यों से प्रतीति योग्य किया जाता है। यानी रस उत्पन्न हुआ अलग कारण से और प्रतीति योग्य हुआ अनुभावों से। व्यभिचारी भाव अर्थात निर्वेद आदि सहकारियों द्वारा पुष्ट किया जाता है, जिसकी हमें प्रतीति हुई संचारी भावों से हमने उसी की पुष्टि भी की। और साक्षात रूप में मुख्यतया अनुकार्य में रहता है। अनुकार्य वह है जिसका अनुकरण या अभिनय किया जाता है, किंतु अनुकार्य में मूलतः रहने के बावजूद नट में भी उसकी अभिनय कुशलता के कारण रामादि रूपता का अनुभव होने के कारण वह जो स्थायी है प्रमाता में भी प्रतीत होता है और वही रस है। तद रूपतानुसंधानांतरकेपि प्रतीयमानो रस इति भट्ट लोल्लट प्रभृतयः। मम्मट ने उद्धरण दिया है अपने काव्य प्रकाश में। अब यह जो भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता उत्पत्तिवाद की यह है
कि भरत ने रस सूत्र में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का उल्लेख भर किया था। इनके बारे में, इनके स्वरूपों का निदर्शन नहीं किया था, इन्हें स्पष्ट नहीं किया था, और स्थायी भाव की तो उन्होंने चर्चा ही नहीं की। इस सूत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि रस की निष्पत्ति इन तीनों अवयवों के पारस्परिक संयोग से ही होती है या इनका संबंध किसी अन्य तत्व से होता है। लुल्लट ने भरत के रस सूत्र में व्याप्त इस दोष को दूर कर बताया कि विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर ही रस निष्पत्ति होती है। भरत ने इतना स्पष्ट नहीं किया था। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसमें तो स्थायी भाव की चर्चा ही नहीं है। तो पहली बार लुल्लट ने यह स्पष्ट किया कि भरत असल में कहना चाहते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। दूसरी विशेषता भट्ट लुल्लट के निष्पत्ति विषयक मान्यताओं की यह है कि भरत ने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी का उल्लेख सामान्य रूप में किया था, पर उनके क्रम, उनके महत्व और योगदान पर विचार नहीं किया था। उनके यहाँ यह स्पष्ट नहीं था कि विभाव आदि का रस के साथ कैसा संबंध होता है। इन सारे प्रश्नों पर भरत मौन थे। लुल्लट ने रस निष्पत्ति में प्रत्येक अवयव की भिन्न भिन्न भूमिका रेखांकित की है। विभाव यदि हैं तो रस निष्पत्ति में उनकी अपनी भूमिका है, अनुभावों की अपनी भूमिका है, संचारी भावों की अपनी विशिष्ट भूमिका है। तीसरी विशेषता भट्ट लुल्लट के रस निष्पत्ति विषयक धारणा की यह है कि उन्होंने अनुकार्य में रस की स्थिति मानी और अनुकार्य में रस की अवस्थिति मानकर लुल्लट ने काव्य या नाटक का प्रत्यक्ष संबंध मूल पात्रों के साथ स्थापित किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि काव्य का मूल सौंदर्य उसकी कथा वस्तु या मूल विषय में ही निहित है। क्योंकि कथा वस्तु में ही मूल ऐतिहासिक चरित्रों का चित्रण है और मूल ऐतिहासिक चरित्रों में ही रस उत्पन्न होता है। इस आधार पर मूल ऐतिहासिक चरित्र या अनुकार्य में रस की स्थिति मानना किसी भी साहित्यिक रचना की कथा वस्तु, विषय वस्तु को महत्व देना हुआ। ये सब भट्ट लुल्लट के रस निष्पत्ति की विशेषताएं हैं। पर इतनी विशेषताओं के होने के बावजूद परवर्ती आचार्यों ने भट्ट लुल्लट के धारणा का खंडन किया है। भट्ट लुल्लट के मत का खंडन करते हुए श्री शंकुक ने उनके रस विवेचन पर आपत्ति की और कहा कि लुल्लट ने सामाजिकों या सहृदयों या दर्शकों में तो रस की स्थिति मानी ही नहीं है। आरोपवाद के अनुसार अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप होता है, परंतु प्रेक्षक अनुकार्य को तो देख ही नहीं सकता। मूल ऐतिहासिक चरित्र तो प्रेक्षक के सामने उपस्थित ही नहीं हुआ कभी। उसने तो ऐतिहासिक दुष्यंत को देखा नहीं है। इस आधार पर शंकुक ने कहा कि चूंकि प्रेक्षक ने मूल ऐतिहासिक चरित्र को देखा ही नहीं, तो बिना उसको देखे कोई भी दर्शक किस प्रकार नट पर अनुकार्य का आरोप करेगा। अनुकार्य ऐतिहासिक चरित्र के अनुरूप ही अभिनय कर रहा है, यह तो तब तय कर पाएगा दर्शक जब वह ऐतिहासिक चरित्र को जान रहा हो, देख चुका हो। पर यहां यह स्थिति नहीं है। शंकुक ने यह प्रश्न उठाया। उन्होंने यह बताया कि लुल्लट का यह कहना भी उपयुक्त नहीं है कि प्रेक्षक
अनुकार्य के विभाव आदि को अपना ही विभाव समझकर आनंदित होने लगता है। समस्या यह हुई, बताया शंकुक ने, कि जैसे दर्शक हैं वो सीता के प्रति राम की रति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि सीता के प्रति उसके मन में पूज्य भाव होता है और उस भाव का किसी भी तरह से लोप संभव नहीं है। यह पूज्य भाव निरंतर विद्यमान रहता है। अतः ऐसी स्थिति में यदि वह दर्शक राम आदि के विभाव आदि को अपना ही समझकर आनंदित होने लगे तो उसके पूज्य भाव और रति भाव में विरोध उत्पन्न होगा, उसके रसास्वाद में बाधा उत्पन्न होगी। ये कुछ ऐसे बिंदु उपस्थित किए शंकुक ने जिनके कारण भट्ट लोल्लट की रस निष्पत्ति विषयक मान्यताएं शंका के घेरे में आती हैं। उन पर ठीक ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी सारी धारणाएं एकदम निर्विवाद और सुस्पष्ट ही हैं, मान लेने योग्य ही हैं। इस तरह से हमने आज अपने इस व्याख्यान में भट्ट लोल्लट की रस निष्पत्ति विषयक धारणा का परिचय प्राप्त किया है। आगे हम शंकुक ने उन पर जो प्रश्न उठाए, फिर उसके जवाब में उन्होंने रस निष्पत्ति की कैसी व्याख्या की है, यह जानेंगे। धन्यवाद।